नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेपीएससी को लेकर के कई क्वेश्चन हमारे पास आते रहते हैं और हमारे व्हाट्सएप पर भी कई प्रश्न आए थे, कमेंट बॉक्स में थे। तो आज उन तमाम प्रश्न के उत्तर देंगे आपको, जिसमें हमें लगता है कि आपको निश्चित रूप से उसका फ़ायदा मिलेगा। और साथ ही इसी वीडियो के अंत में जो हमने एक सीरीज चला रखा था, उसमें आज झारखंड के मानसून से संबंधित जो क्वेश्चन आ सकते हैं जेपीएससी में, जेएसएससी में और जेटेट के अलावा झारखंड की दूसरी परीक्षा में, उसकी जानकारी भी देंगे। सबसे पहले आज जो जेपीएससी को लेकर के कई सवाल है, जो महत्वपूर्ण सवाल है, उन तमाम चीज़ों को उठाएंगे। एक प्रश्न हमारे पास आया था कि वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म भरे या फिर जनरल से भरे। अगर आपकी इनकम 8 लाख रुपये से कम है सालाना और ये सर्टिफिकेट अगर आप 2019 तक में बना हुआ है, तो आप फिर ईडब्ल्यूएस में भर सकते हैं। जो 10% रिजर्वेशन है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए, उसका लाभ आपको मिलेगा। साथ ही साथ बता दें कि अगर आपकी इनकम 19 के बाद 20-21 में बढ़ गई है और इसका शपथ पत्र आपके पास नहीं है, तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए इसके लिए सर्टिफिकेट जरूरी होगा। दूसरा प्रश्न था कि देवघर विद्यापीठ, हिंदी विद्यापीठ से किसी ने डिग्री ले लिखा है, तो क्या उस डिग्री की मान्यता है? क्या उस आधार पर वह जेपीएससी के फॉर्म भर सकते हैं? जून 2014 के पहले जिन लोगों ने जून 2014 के पहले ये डिग्री लिया था, उनकी डिग्री मान्य होगी और वो फॉर्म भर सकते हैं। इस पर किसी भी स्थान पर अगर आपको रोका जाता है तो आप न्यायपालिका में भी जा सकते हैं, क्योंकि पटना हाई कोर्ट का एक जजमेंट है जिसके मुताबिक जून 2014 के पहले देवघर हिंदी विद्यापीठ की मान्यता थी और इस मान्यता के आधार पर आप फॉर्म भर सकते हैं, आगे की अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न था कि झारखंड ओपन स्कूल से किसी ने इंटरमीडिएट किया है और उसके बाद उन्होंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर लिया, क्या वो मान्यता है? हम आपको बता दें कि झारखंड ओपन स्कूल की कोई मान्यता नहीं है, ये फर्जी बोर्ड है और जिन लोगों ने इसकी डिग्री ली थी वो फॉर्म नहीं भर सकते हैं। उनको प्राइवेट यूनिवर्सिटी ने जो डिग्री दिया है वह भी अमान्य हो जाएगा, क्योंकि 10th और +2 करवाने का अधिकार झारखंड ओपन बोर्ड को नहीं है और इसे जैक से और झारखंड सरकार से किसी प्रकार की कोई भी मान्यता नहीं है। और आपने अगर इसकी डिग्री ले रखी है तो आपको फिर से फॉर्म भरना होगा। बिहार ओपन स्कूल को मान्यता है सरकार का, भारत सरकार का, बिहार सरकार का, लेकिन झारखंड में झारखंड ओपन स्कूल को ऐसी कोई भी मान्यता नहीं है। अगला प्रश्न जो जेपीएससी को लेकर आया था, इसमें यह था कि किसी ने ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर सेमेस्टर का परीक्षा लिखा है, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? अगर आपको लगता है कि 15 मार्च तक आपकी सर्टिफिकेट आ जाएगी, तो उस आधार पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर वो फॉर्म 15 मार्च के बाद आपके पास आता है तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन 15 मार्च तक में अगर उम्मीद है तो आप 1% डाल करके भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एक और सवाल हमारे पास लगातार आ रहा था कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब में हैं उनको एनओसी नहीं मिला है। अगर गवर्नमेंट जॉब वाले को एनओसी नहीं मिला है तो वो क्या करें? आप एनओसी की अगर अप्लाई कर दिए हैं और विभाग द्वारा एनओसी नहीं दिया जाता, इसके बावजूद आप फॉर्म भर सकते हैं। उस एनओसी की जो आपने अप्लाई किया, आपके पास में उसकी कॉपी होनी चाहिए, ताकि बाद में, चूँकि एनओसी आप जमा करें नहीं करें, इस आधार पर फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया जाता है। विभाग आपसे ज़रूर पूछेगा कि आपने उनसे परमिशन क्यों नहीं लिया, क्योंकि नियमावली में ये चीज़ें होती हैं कि आप जब नौकरी छोड़ेंगे उसके पहले परमिशन लेना चाहिए। अगर आप किसी भी विभाग में कार्यरत हैं तो उस विभाग में आपको जा कर के इसके लिए आवेदन देना होगा और वहाँ जा कर के आप पूछेंगे तो हमें लगता है कि आपको आपका उत्तर ज़रूर से मिल जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि कोई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रहा है, क्या उसे राज्य में उम्र छूट मिलेगा? नहीं। राज्य सरकार में अगर आप नौकरी में हैं तो आपको अधिकतम 5 वर्षों की छूट दी जाती है। मसलन अगर आप राज्य सरकार में टीचर की नौकरी में हैं झारखंड में और आपकी उम्र सीमा 35 से ज़्यादा हो चुकी है, तो वर्ष 2016 में जो 35 वर्ष मांगा गया है वहाँ पर आपको 5 वर्ष का छूट मिलेगा, तो आप इसका लाभ वहाँ उठा सकते हैं। ये एक क्राइटेरिया है। एक प्रश्न और हमारे कमेंट बॉक्स में था कि क्या दूसरे राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी को लाभ मिलेगा? उनको
यहाँ पर नौकरी में लाभ नहीं मिलेगा अगर आप झारखंड राज्य के सूची में शामिल हैं। जो झारखंड राज्य की जनजातियों की लिस्ट है, ओबीसी की लिस्ट है, एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 की जो लिस्ट है उसमें अगर शामिल हैं आप, तब जाकर के आपको इसका लाभ दिया जाएगा। एक और प्रश्न था जाति प्रमाण पत्र और डोमिसाइल को लेकर कि किसी ने 2004 में बनवाया था, 2005 में बनवाया था, तो क्या इसे मान्यता दिया जाएगा? आपको रिन्यू करवाना पड़ जाएगा। जिन लोगों ने 2012 के बाद बनवाया है उनकी उसी सर्टिफिकेट से काम चलेगी, लेकिन जिनका 2012 के पहले का है उनको रिन्यू करवा लेना चाहिए। और अब तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है, फॉर्म निकले हुए भी इतना दिन हो गया, तो हमें लगता है कि आपको ये करना चाहिए। कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा था कि क्या जेपीएससी में सीट बढ़ेगी? फिलहाल 252 सीट है और उनके पास में लिखित रूप से 100 सीट के लिए आ चुका है। नई जो डिमांड है वो तो हो सकता है कि 100 सीट बढ़ा दिया जाए, जो हमने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था। कई लोगों ने ये भी कहा है कि क्या 2 मई को पीटी हो पाएगा? झारखंड लोक सेवा आयोग ने कहा है कि वो परीक्षा टाइम पर लेने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन ये एक संभावना हम जता रहे हैं कि 1 महीने की डेट बढ़ने की चांसेज है, बट आपको अपनी तैयारी 2 मई के हिसाब से करनी चाहिए। क्या जेपीएससी में एज का कट ऑफ 2011 हो पाएगा? समय चूंकि बहुत कम बचा है और सरकार के अंदर विधानसभा में भी ये प्रश्न उठाया गया था बजट सत्र के दौरान में। स्टूडेंट भी रांची में आंदोलन कर रहे हैं। फिलहाल इस पर हाईकोर्ट में कोई अभी तक स्टे के लिए केस नहीं हुआ है, क्योंकि हाईकोर्ट में जब केस किया जाता है तो उसके लिए परीक्षा जो डेट होता है वहाँ तक इंतज़ार किया जाता है कि हो सकता है सरकार बीच में डिमांड सुन ले, और फिर भी अगर नहीं सुनती है और उस ऐसे में 15 मार्च का समय निकल जाता है तो फिर हाईकोर्ट में इसके लिए मामला चला जाएगा। और अगर हाईकोर्ट को ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत से बच्चे, हजारों बच्चों का करियर दांव पे लगा है, उनको मौका मिलना चाहिए, तो उनको मौका दिया जाएगा। और ऐसे में जेपीएससी के अभ्यर्थियों के लिए दिक्कत जो तैयारी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा समय लग जाएगा, लिटिगेशन मामला होने पर डिले हो सकता है। इसलिए मतलब जो सरकार के आला अधिकारी हैं, जो सजेशन देने वाली टीम है, उनको ये समझना चाहिए कि जो आईएएस ऑफिसर हैं कि वो भी स्टूडेंट थे, वो भी तैयारी करते थे, और आज जब बाकी बच्चों की जेन्युइन समस्या है, वो कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे, तो उनको मौका दे देना चाहिए। क्योंकि अगर मामला लिटिगेशन में जाएगा तो आपने देखा होगा कि एक सोनी कुमारी के केस से कितना प्रभाव पड़ा है। अब कुछ दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मसलन जेटेट परीक्षा कब होगी? जब तक नई नियमावली नहीं आती है नहीं होगी, और अभी अगर नई नियमावली प्रकाशित हो भी जाती है तो अक्टूबर के पहले जेटेट नहीं होने वाली है। 2016 वाले का क्या होगा? इसके लिए भी नियमावली का ही इंतजार करना होगा और देखना पड़ेगा कि क्या सरकार इसे लागू करवाने में सक्षम हो पाती है। साथ ही साथ सवाल ये उठता है कि क्या जेएसएससी सीजीएल जो एक बार निकल कर रद्द हुआ था फिर दोबारा निकला, क्या इस बार भी रद्द होगा? आप 95% मान करके चले कि ये रद्द हो जाएगा और ऐसा कोई चमत्कार होगा तभी ये एग्ज़ाम बचेगा और ये नए सिरे से फिर से इसमें नियुक्ति होगी। जो जेल कारा परीक्षार्थी हैं, जो सिपाही द्वितीय लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं, जो एक्साइज वाले लोग इंतजार कर रहे हैं, पंचायत सचिव और जेएसएससी के अन्य अभ्यर्थी जो इंतजार कर रहे हैं, उनको क्या करना होगा? अब उनको 7 अप्रैल के बाद ही कुछ भी हो पाएगा, चाहे वो, क्योंकि न्यायपालिका ने 8 सप्ताह का समय जो था वो 2-2 बार लैप्स कर गया और कोर्ट को इन्होंने तकनीकी कारण बता दिया। इसलिए आपको अभी इंतजार के सिवा आपके पास कोई भी विकल्प नहीं है। आंदोलन से भी कुछ भी हासिल यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि सरकार बार बार यही कह रही है कि उनके पास में एक तकनीकी अड़चन है और यहाँ पे तकनीकी अड़चन के आधार पर वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आप हमारे साथ में यूं ही जुड़े रहिएगा, तमाम जानकारी हम आपको देते रहेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे झारखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षा को आप पास करें। और हम समय समय पर आपको वीडियो में भी बता रहे हैं और अब इसी शो में आपको प्रतिदिन 15 से 20 मिनट की एक चैप्टर की मेन चीज़ों को बताया जाएगा और आप घर में थोड़ी तैयारी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग चाहते हैं कि वो ऑनलाइन क्लास करें हमारे साथ या ऑफलाइन करें, रांची में लालपुर हरिओम टावर में, जमशेदपुर में साक्षी आम बागान में, तो वो जुड़ करके कर सकते हैं।
इसके साथ साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि झारखंड लोक सेवा आयोग की और भी परीक्षाएं जो हैं वो भी होने वाली हैं, तो आपको अपना तैयारी रखना है और जब मौका मिलता है तो आप उसमें निश्चित रूप से क्वालिफाई कर जाइए, तो ये बहुत बेहतर होगा। आपके पास भी कोई डाउट होता है तो आप अगर हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है 9431115674 उसमें अगर आप मैसेज करेंगे तो आपको अगली शो में आपको जगह दिया जाएगा, आपके सवाल को ज़रूर से उठाया जाएगा जो हमें लगता है कि महत्वपूर्ण है और किसी वीडियो में हमने अभी तक नहीं बताया है। करेंट अफेयर्स के लिए आप vinayisacademy.com टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चैनल का लिंक आ रहा है, और ट्विटर पर हमें फॉलो कीजिएगा विनय कुमार सिंह 1510। हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए शुक्रिया अदा करेंगे और अब आगे झारखंड से ही जुड़ा हुआ एक चैप्टर भी देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आपको ज़रूर से लाभ होगा। आज हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे झारखंड की क्लाइमेटिक कंडीशन, जिसमें झारखंड में समर रेन, झारखंड का विंटर रेन और झारखंड में टेम्परेचर कंडीशन क्या है, प्रेशर कंडीशन क्या है, विंड का डायरेक्शन क्या है। और ये क्लाइमेटिक मैप को अगर आप समझेंगे तो फिर आपके लिए इजी होगा झारखंड की मिट्टी को समझना, झारखंड का एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट रीजन, ये तमाम चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, थोड़ी बेसिक भी बताएंगे और झारखंड विषय पर आपको ज्यादा फोकस करना है। जेपीएससी पास करने के लिए झारखंड पर ज्यादा फोकस करना है, चूंकि 100 क्वेश्चन का एक पूरा पेपर है झारखंड, और जो पहला पेपर है जनरल स्टडी का उसमें भी 15 क्वेश्चन झारखंड है। तो आप देखेंगे तो 115 क्वेश्चन झारखंड है, तो आपका एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो जीएस अगर आप जो पढ़ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि झारखंड विषय के साथ आपको जीएस को भी कवर अप कर दे। मतलब जो पहला पेपर है और जो दूसरा पेपर हम लोग झारखंड पढ़ना शुरू किए हैं, ये दोनों को मिक्स करेंगे तो आपकी दोनों पेपर साथ साथ होते रहेगी, क्योंकि अभी समय नहीं रहता एग्जाम के वक्त में। तो आज ये पिक्चर तो है डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट फायर परसेंट इन झारखंड का, तो इस पर बात करेंगे। उसके साथ आज जिन चीजों पर हमें पढ़ाई करनी है, डिस्ट्रिक्ट वाइज रेनफॉल ये अगस्त महीने का है, इसी प्रकार से जून जुलाई महीने का भी देखेंगे कि रेनफॉल कंडीशन कहाँ कहाँ पर क्या है। माइनस मार्किंग पीटी में हटा दिया गया है जो क्वेश्चन आ रहा था, और इंडिया का मैप भी जरूरी है जानना, चूंकि विंड डायरेक्शन को देखना है और झारखंड के लोकेशन पर कितना प्रभाव पड़ेगा ये लोकेशन पर। इंडिया के मैप पर हम लोग को समझना है कि ये वाली जो लोकेशन है, बेसिकली ये वाली, इसमें हम लोग इसको पढ़ रहे हैं, इसमें कितना इफेक्ट पड़ेगा रेनफॉल का, इसलिए जरूरी हो जाता है। और ये टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर वाला जो इंडेक्स है झारखंड का, ये सारे मैप जो है झारखंड का जो मेट्रोलॉजिकल, भारत सरकार का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसने जो मैप पब्लिश कर रखा है, उससे ये सोर्स वहां से लिया गया है। ये सारे जो नक्शा आप देख रहे हैं, तो और ये मैप भी रोज एक बार देखना है। संथाल परगना, जब हम लोग बात करते हैं संथाल परगना का, तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक आ जाना चाहिए नॉर्थ ईस्टर्न की बात की जा रही है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट संथाल परगना, इट मींस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ झारखंड, संथाल परगना। और इससे क्लियर भी होगा जब जनजाति वाली चैप्टर पढ़ेंगे, संस्कृति पढ़ेंगे, रीति रिवाज पढ़ेंगे, तो आपको ज्यादा फायदा हो जाएगा। जो भी लाइव क्लासेज में जुड़े हैं आज रांची में हमारे साथ मिल सकते हैं वो। और ये है नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन, ये वाला, ये पोर्शन नॉर्थ छोटा नागपुर डिवीजन है। तो नॉर्थ जब वर्ड लग रहा है इसका मतलब साउथ भी होगा, तो देखिए ये वाला साउथ छोटा नागपुर डिवीजन है, ये वाली पोर्शन। और ये कोल्हान, एक कोल्हान डिवीजन, और ये पलामू डिवीजन। तो बहुत आसान है, पलामू, नॉर्थ छोटा नागपुर, संथाल, साउथ छोटा नागपुर, कोल्हान।
तो ये भी आपको जानना है। और इसके बाद ये तो भारत का नक्शा, आप लोगों को नक्शा हमेशा देखते रहना है, क्योंकि क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा, पहला पेपर पे, दूसरा पेपर पे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। और इसमें भी आप हमेशा जब भी आप मैप देखते हैं तो मैप में कोशिश कीजिएगा कि कौन किसको टच कर रहा है, कौन, जैसे समुद्र के किनारे वाली एक लाइन से आप देख लेंगे, बे ऑफ बंगाल साइड में, इधर इस साइड अरेबियन सी के साइड में देख लेंगे। फिर इधर पाकिस्तान साइड में कौन कौन से राज्य टच कर रहे हैं, इस साइड में चाइना साइड में कौन कौन से राज्य टच कर रहे हैं, ये बांग्लादेश के साथ में कौन कौन से राज्य टच कर रहे हैं, और इधर म्यांमार के साइड में, उसके बाद कौन कौन से मिडिल लोकेशन, जैसे छत्तीसगढ़ को देखिए, ना ही इंटरनेशनल बाउंड्री बना रहा है और ना ही समुद्र के किनारे है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, और इसी प्रकार से तेलंगाना भी होगा। इस मैप में तेलंगाना नहीं दिख रहा है इसमें। तो आप उसके साथ आपको और क्या पढ़ना है, जो शुरू में हम लोगों ने शुरुआत किया था, पहला चैप्टर जो था फर्स्ट चैप्टर से, तो ये भी जरूरी है, फर्स्ट चैप्टर वाला, ये वाला, जो इसको तो आपको रोज देखना है एक बार, बहुत जरूरी है कि जो झारखंड बनते समय में जो पोजीशन थी, इसलिए इसको रोज देखना है। और जब आप जनजाति पढ़ेंगे, आपको लग रहा हो कि मैप से क्या फायदा है, जब आप संथाल पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे, मुंडा पढ़ेंगे, भूमिज पढ़ेंगे, सौरिया पहाड़िया पढ़ेंगे, क्योंकि उससे भी तो क्वेश्चन आ रहा है, तो वो लोकेशन तो इसी से निकलेगा ना। जनजातियों का विस्तार कहाँ हुआ, वहां की रहन सहन कैसी है, खान पान कैसा है, तो ट्राइबल वाला भी इसी से फायदा करेगा। तो बहुत जरूरी है, इसलिए पहले जरूरी है कि आप झारखंड के नक्शा को प्रतिदिन सुबह में पहला काम करिए कि झारखंड का मैप एक बार जरूर देखिए। जरूरत अगर हो या तो मार्केट से खरीद ले, स्क्रीनशॉट लेकर के उसका जेरोक्स निकाल करके घर में एक साइड दीजिए, और दिमाग में आपका आ जाना चाहिए कि नॉर्दर्न पोर्शन पर कौन है, ईस्टर्न में कौन है। तो ये डेली एक बार करना है कि गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, और ये वाला देखिए नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, ये जो तीनों है, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज, ये वाला गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज, ये देखिए संथाल परगना, इधर संथाल परगना था, ये नॉर्थ छोटा नागपुर, और ये वाला पलामू डिवीजन है, जिसमें पलामू, गढ़वा, लातेहार, जहां पर नेतरहाट है, बीच इधर नीचे लोहरदगा है। ये तो कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि झारखंड के वैसे जिले जो किसी राज्य के साथ टच नहीं कर रहे, एक तो लोहरदगा और एक खूंटी, देखिए बीच में है एकदम, लोहरदगा और खूंटी, इसलिए इसको समझना है। तो और इधर साउथ ईस्ट बोलेंगे तो याद रखना है सिमडेगा, ये साउथ वेस्ट सिमडेगा, साउथ ईस्ट तो ईस्ट सिंहभूम। एक बार डेली एक बार मैप आप देख लेंगे, जो 24 जिला है उसकी लोकेशन समझ में आ जाएगी। इस साइड से देखिए रांची तो ठीक लगभग सेंट्रल में है ही रांची, और रांची से राइट साइड में जाएंगे रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, दुमका, इधर ये उपराजधानी है दुमका, इसको उपराजधानी देखिए संथाल परगना में चले गए, ये वाला जोन संथाल परगना, और जामताड़ा ठीक दुमका के नीचे है जामताड़ा। इसलिए आप अगर पुराना मैप का मदद लेंगे
तो आपको क्लियर हो जाएगा कि दुमका से ही जामताड़ा अलग हुआ है। आप यहां पर देखिए दुमका कितना बड़ा कलर दिख रहा है, दुमका ये वाला देखिए, ये जो उपराजधानी है झारखंड की दुमका, और यहां पर आप देखेंगे, देखिए दुमका के साथ जामताड़ा, आपको ये वाला पोर्शन देखिए बीच से कट करके ये जामताड़ा अलग हुआ है, जामताड़ा। तो इसी प्रकार से अगर आप रांची को देखेंगे तो देखिए इस पोर्शन पर खूंटी आ गया, रांची में यहां पे देखिए खूंटी आ गया। पलामू कितना बड़ा दिख रहा है पर पलामू देखिए बहुत बड़ा दिख रहा है ना, गढ़वा पलामू। लेकिन पलामू के इस पोर्शन पर देखेंगे तो यहां पर लातेहार आ गया, लातेहार। अब गुमला देखिए कितना बड़ा है, गुमला ये वाला, और गुमला का ही दक्षिणी भाग में क्या आ गया, सिमडेगा। पश्चिमी सिंहभूम बहुत बड़ा दिख रहा है, यहां पर आ गया सरायकेला खरसावां। तो आप इस प्रकार से रोज एक बार देखेंगे तो आपकी क्लियरिटी आ जाएगी और इजी पड़ेगा। हजारीबाग और बोकारो के बीच में, यहां पर इस जगह में हजारीबाग और बोकारो के बीच में रामगढ़, रामगढ़ रांची से सटा हुआ है रामगढ़। तो आप देखते देखते थोड़ा ये कोशिश करना है कि कौन किससे सटा हुआ है, कौन किससे दूर है। तो इस मैप को आपको प्रतिदिन देखना होगा एक बार, और उसके बाद इस मैप को भी आपको रोज एक बार देखिएगा, जिसमें जिसकी क्लासेस छूट गई है, पहला चैप्टर था, ये फर्स्ट चैप्टर था, इसलिए इसको फिर से थोड़ा रिपीट कर दे रहे हैं। झारखंड की चट्टान की जब बात होती है तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जिसको आप कोल्हान प्रमंडल बोल रहे थे, ये कोल्हान में सबसे पुराना चट्टान है, ये ध्यान दीजिएगा। कोल्हान प्रमंडल जो है ये सबसे पुराना चट्टान है, मेटामॉर्फिक चट्टान, जिसमें ग्रेनाइट सिस्ट, ग्रेनाइट नीस, कोल्हान का मतलब इधर जमशेदपुर, सरायकेला, चाईबासा, ये कोल्हान का एरिया है। तो कोल्हान याद रखना है, कोल्हान डिवीजन सिंहभूम ग्रेनाइट के नाम से जाना जाता है। और इसी एरिया में इस जोन में आयरन ओर का डिपोजिशन हुआ है, आयरन ओर डिपोजिशन, इसको सिंहभूम ग्रुप बोलते हैं इस जोन में। तो यहां पर खास करके 3 प्रकार की फॉर्मेशन है। एक तो आर्कियन चट्टान जो पूरे वर्ल्ड का सबसे पुराना है, जितना पुराना झारखंड का कोल्हान ग्रुप है उतना ही पुराना कनाडा का सील्ड एरिया है। मैंने कनाडा में भी कुछ एरिया ऐसे हैं, अमेरिका के साथ बॉर्डर करता है ना, ग्रेट लेक, उसके ऊपर वाला पोर्शन, और इतना ही पुराना स्वीडन का किरूना एरिया है। मतलब ये सारे लगभग एक काल में बने हैं। और भारत में अगर देखेंगे तो दक्षिण भारत का जो धारवाड़, जहां पर नागपुर और कर्नाटक का जो एरिया है, कुछ कर्नाटक कुछ महाराष्ट्र, वो इलाका का पठार, उस इलाका का प्लेटो, और हमारा छोटा नागपुर जो झारखंड का प्लेटो है, इसकी इक्विवेलेंट है। ये दोनों की चट्टानें बराबर काल की है। तो ये सबसे पुराना आपको ध्यान रखना है। और जिसमें जो एकदम शैडो कलर में पिंक दिख रहा है आपको, ये जो शैडो कलर है, ये छोटा नागपुर ग्रेनाइट निस के नाम से जाना जाता है। मतलब पूरा मेटामॉर्फिक चट्टान है। द मीनिंग ऑफ मेटामॉर्फिक इज चेंजिंग ऑफ एनी रॉक। So first any rock formed, whether it is igneous or sedimentary, and after transforming it becomes metamorphic.
कोई एक चट्टान बनने के बाद या तो प्रेशर से वो बन गया दूसरा, या वो टूट टूट करके जाकर के कहीं जमा हुआ तो एक दूसरा चट्टान बना और फिर उसमें प्रेशर से चेंज हो गया। तो मेटामॉर्फिक चट्टान एक पूरे एरिया में बना है और जिसमें पीला रंग नजर आ रहा है थोड़ी थोड़ी डॉटेड एरिया में, वो जो पीला रंग है वो सबसे नया है। वो मिट्टी के जमाव सबसे नया हुआ। जिस काल में भारत में हिमालय बन रहा था उस काल में उसका जमाव हुआ है। और ये जो कलर आपको दिख रहा है बीच में, ये वाली, ये सभी गोंडवाना काल का कोयला है। कार्बोनिफेरस पीरियड, कल हमने बताया था जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो ये कार्बोनिफेरस काल का कोयला है। तो ये सब चीज को याद रखना है कि पूरे वर्ल्ड में 80% कोयला जो झारखंड का कोयला है, यानी कि कार्बोनिफेरस पीरियड का कोयला, जिसका नाम ही है गोंडवाना कोल, पूरे विश्व में 80%, 80% ऑफ कोल ऑफ वर्ल्ड इज गोंडवाना कोल। इस काल में पूरी पृथ्वी में वोल्केनिक इरप्शन हुआ, टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ। और टेक्टोनिक मूवमेंट में पेड़ पौधा जमीन के अंदर चला गया। एक टेक्टोनिक मूवमेंट यहां पर देखिए, ये जहां पर राजमहल की पहाड़ियां हैं, ये राजमहल का लावा है, ये बेसॉल्ट है। तो जिस समय में यहां पर पौधा अंदर चले गए, इसलिए राजमहल के किनारे भी एक कोयला का जोन नजर आता है। ये वाला जो लाइन दिख रहा है, ये लाइन एक कोल का जोन है। राजमहल के किनारे भी कोयला का जोन है और राजमहल एरिया में वोल्केनिक इरप्शन भी हुआ है, जिसके कारण लावा का फ्लो हुआ। जिस समय झारखंड में वोल्केनिक इरप्शन हो रहा था उस समय दक्षिण भारत में डकेन नाम का ज्वालामुखी फटा था। आप जब कभी whenever you want to go through soil of India and black soil, so whenever we talk about black soil, it means generated from volcanic eruption in India। ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि आमतौर पर मिट्टी के काले दिखने का कारण पेड़ पौधा का पत्ता होता है, जिसको ह्यूमस कहते हैं। लेकिन भारत में जब काली मिट्टी की बात होती है तो टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के चलते काला दिखता है, जिसको साउथ इंडिया में रेगुड़ या ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं। इसका एकमात्र कारण है डकेन ज्वालामुखी। और झारखंड में राजमहल एरिया की जो मिट्टी काली है, राजमहल ये भी एक ज्वालामुखी। कुछ जमशेदपुर एरिया का मिट्टी काली है, डलमा ज्वालामुखी। तो जहां जहां पर ज्वालामुखी होगा, वोल्केनो होगा, वहां की मिट्टी ब्लैक हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि वहां का जो बेसॉल्ट होता है, चट्टान, उसमें थोड़ी ब्लैकिश आ जाता है टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट के चलते। तो ये बीच बीच में इस नक्शे को देखना जरूरी है आपके लिए, इसलिए हमने बताया। और ये झारखंड में अलग अलग एरिया में, जो पलामू एरिया में वेस्ट पलामू हिल है, कोडरमा में कोडरमा का पठार है, और इधर देवघर अपलैंड, और इधर पाकुड़ अपलैंड। तो दिमाग में इसको रखना है, गिरिडीह अपलैंड और दामोदर वैली, जिसके किनारे किनारे कोयला है। और ये लोहरदगा घाट बॉक्साइट वाला एरिया, ये चुट्टूपल्लू घाट रांची के नॉर्थ में, ये पोड़ाहाट हिल, और ये गंगा घाट रांची के ईस्ट में, गंगा घाट। और इधर डलमा, ये डलमा पहाड़, और इसके बाद इधर सिमडेगा का पठार। तो इसको डेली एक बार देखना है, इसलिए जरूरी चीजें हैं वो। तो अब आगे बढ़ जाते हैं और आपको सबसे पहले जानना है झारखंड का जो जलवायु है।
तो चाहे वो झारखंड की जलवायु हो, भारत की जलवायु हो, कुछ चीजें कॉमन है कि उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। झारखंड में भी मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है। झारखंड की जो जलवायु है इसको ट्रॉपिकल मॉनसून कहेंगे, क्योंकि झारखंड का जो लैटिट्यूड है वो लैटिट्यूड एक्सटेंट अगर देखेंगे, जैसे आप जानते हैं कि झारखंड के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा, टॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू जस्ट मिडिल ऑफ झारखंड। तो झारखंड में जलवायु को अगर देखते हैं तो भारत की जलवायु को ट्रॉपिकल मानसून बोलते हैं, तो झारखंड का भी ट्रॉपिकल मानसून है। लेकिन ऐसे कौन कौन से फैक्टर होंगे जिसने झारखंड की जलवायु, जिसमें केंद्रित हो सकता है, झारखंड का कौन कौन सा फैक्टर होगा जो इसमें केंद्रित होगा। ये टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर वाला है जनवरी दिसंबर महीने का, कि इसमें किधर किधर जहां जहां पर ऊंचा स्थान होगा वहां टेम्परेचर कम होगा। ऊपर जाने से टेम्परेचर क्यों घटता है? एनीबडी हु वांट्स टू से? ऊपर जाने से टेम्परेचर क्यों घटता है? क्यों नेतरहाट में ठंडा है, रांची में ठंडा है? इसका क्या कारण है? कोई बताइए। कि जब कोई ऊपर जाता है, आप पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर क्यों घटता है? नेतरहाट में ठंडा है, लातेहार जिला में, तो इसका कारण बताइए क्यों? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? आप जो ये जो मैप में ये वाली जो ब्लू कलर देख रहे हैं, हाई टेम्परेचर, क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वन मूव्स फ्रॉम अर्थ टू अपर लेवल द टेम्परेचर इज गोइंग टू बी डिक्रीज। ये आप लोग जानते होंगे कि 165 मीटर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। सो व्हाट इज द रीजन? कोई बताना चाहते हैं? जबकि होना नहीं चाहिए था। हम लोग जब ऊपर जा रहे हैं, लेक ऑफ एयर, विवेक चंदन लिखते हैं, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये महारानी लिखी है। और कोई जो बताना चाहते हैं बताइए। कि हम लोग अगर ऊंचाई पर जाते हैं तो टेम्परेचर आखिर क्यों घट जाता है? ये घटना नहीं चाहिए, क्यों घट जाता है? अच्छा, पृथ्वी पर टेम्परेचर का इंसुलेटर कौन है? फ्रॉम वेयर वी गेट द टेम्परेचर? लो प्रेशर। ज्यादा लोग लिख रहे हैं कि लेक ऑफ एयर। ऑक्सीजन कम हो जाता है। किसी ने कर्क रेखा से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। अलग अलग आंसर आ रहा है, थोड़ा तार्किक है, सोचिए। आपने पढ़ा होगा बचपन में। लो ह्यूमिडिटी, देखिए, चाहे वो झारखंड हो चाहे वो भारत हो, हर जगह पर लॉजिक एक ही होगा। अगर आप अब एग्जाम्पल देखिए तो राजस्थान में तो बहुत टेम्परेचर है, लेकिन जब आप गुरु शिखर पर चढ़ेंगे राजस्थान में तो आपको टेम्परेचर कम हो जाता है। माउंट आबू हिल स्टेशन राजस्थान में, तो क्वेश्चन फिर से वही उठ गया। इवन अफ्रीका की जो सबसे ऊंची चोटी है किलिमंजारो, तो किलिमंजारो विषुवत रेखा पर है। द हाईएस्ट पीक ऑफ अफ्रीका, किलिमंजारो इज ओवर द इक्वेटर। लेकिन उसके भी ऊंचाई पर जाएंगे तो वहां बर्फ जमा हुआ है। विषुवत रेखा पर स्थित
किलिमंजारो वोल्केनिक माउंटेन है, उस पर भी बर्फ जमा हुआ है, क्यों? तो वो सिंपल सा लॉजिक है, ये आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले जानना है कि इंसुलेटर ऑफ हीट कौन है, टेम्परेचर हमको कहां से मिल रहा है? तो ये मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड से, नॉट ऑक्सीजन। ये मिल रहा है वाटर वेपर से। अब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के चलते कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर या सल्फर डाइऑक्साइड जो गाड़ी के प्रदूषण से जो फैलता है, ये गुरुत्वाकर्षण शक्ति के चलते पृथ्वी के नजदीक है। तो जिस समय सन की रे आती है, जिसको आप शॉर्ट वेव रेडिएशन बोलते हैं, उस समय एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट CO2, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर किसी भी टेम्परेचर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, हीट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। पृथ्वी जब अपने पास सन की एनर्जी को रोकती है और फिर इसको लॉन्ग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के रूप में वापस करती है, इसलिए जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर मेजरमेंट कितना बजे करना चाहिए, आप मेट्रोलॉजिकल मैप कभी देखते होंगे, तो 2 PM होता है, 12 बजे दोपहर में नहीं होता है, क्योंकि 2 घंटे का वक्त लगता है पृथ्वी को कि पूरी एनर्जी को एब्जॉर्ब करके फिर लॉन्ग टेरेस्ट्रियल वेव में उसको वापस भेजना। और वापस भेजते समय जो CO2 है, जो सल्फर डाइऑक्साइड है, जो वाटर वेपर है, जलवाष्प है, ये ऑब्जर्व कर लेता है, और जैसे ये एब्जॉर्ब करेगा टेम्परेचर इंक्रीज कर जाए, जिसको आप ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। यूरोपियन एरिया में जहां पर बर्फ ही जमा रहता है, जहां सनरे काफी कम पहुंचती है, उस क्षेत्र में बड़े बड़े ग्लास हाउस बनाए जाते हैं, जिसमें कि सब्जी की खेती हो रही है, बाकी प्लांटेशन हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि आर्टिफिशियल CO2 उस ग्लास हाउस के अंदर डाल दिया जाता है। तो जो सन की रे आ गई, जब वो वापस हो रहा है, तो उस ग्लास के अंदर जो प्लास्टिक कवर से बनाया गया है, उसके अंदर जो CO2 डाला गया है, उसने क्या किया, उस एनर्जी को कैच कर लिया। तो उतने दूर जो कवर्ड एरिया होगा, उसका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो वहां पर खेती हो पाती है। तो चलिए, हम तो बात कर रहे थे कि इस एरिया में क्यों इतना ठंड है, और वही लॉजिक यहां भी लगाना है कि हाइट पर जाते हैं तो टेम्परेचर कम होता है। कम क्यों होता है? तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति के चलते CO2, SO2 और जो वाटर वेपर है, वो सारे नीचे की ओर रहते हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ब्लू वाला कलर, ये थोड़ा हाइट वाला एरिया है, इसलिए यहां पर टेम्परेचर कम दिख रहा है आपको। और जैसे जैसे आप डार्क रेड की ओर जाएंगे, वहां का टेम्परेचर उतना घटता चला जाएगा, तो आपको वो भी नजर आ रहा होगा। तो किसी भी राज्य का जब हम लोग बात करते हैं कि वहां का क्लाइमेट किस पर डिपेंड करता है, तो आपको एक पहले पॉइंट ही लिख लीजिए कि पहला डिपेंड करता है झारखंड में किस किस चीज पर करता है। तो पहला लिखिए लैटिट्यूड। पहला क्या चीज पे करता है? तो लैटिट्यूडनल पोजीशन जो है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट, वो आप जानते ही हो, झारखंड का अक्षांश। अक्षांश का मतलब कौन सी रेखा की बात कर रहे हैं? अक्षांश का मतलब ये वाली रेखा की बात कर रहे हैं। ये 0 डिग्री हो गया, और इसके ऊपर मतलब कितने डिग्री पर है, ये कितने डिग्री पर है झारखंड, तो पहला इस पर होता है। दूसरा
दूसरा क्या होता है, हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल, औसत समुद्र तल। ये औसत समुद्र तल कैसे निकालते हैं, तो जब समुद्र में हाई टाइड आता है, हाई टाइड जिसको स्प्रिंग टाइड बोलते हैं, तो वेव जितना हाइट तक गया, और लो टाइड जिसको नीप टाइड बोलते हैं, जितना नीचे तक पानी गया समुद्र में, उस दोनों का डिस्टेंस को मेजरमेंट करके बीच का जो एरिया होगा उसको मीन सी लेवल बोला जाता है, एमएसएल। भारत का मीन सी लेवल कहां है, क्वेश्चन अगर आएगा पहला पेपर जीएस में, तो यह है तमिलनाडु में, ट्रिप्लिकान बीच। भारत का मीन सी लेवल ट्रिप्लिकान बीच। समुद्र के किनारे झारखंड नहीं है, झारखंड का सबसे नियरेस्ट एरिया जो समुद्र के किनारे है वो 90 किलोमीटर दूर है, वह है पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर, जो सबसे नियरेस्ट है समुद्र का। तो हाइट फ्रॉम मीन सी लेवल, ये सेकेंड नंबर पर पॉइंट लिखेंगे। तीसरा कि उस राज्य की रिलीफ फीचर्स, रिलीफ फीचर्स का मतलब होता है कि अपलैंड एंड लोलैंड। आप अक्सर देखते होंगे कि जो इलाके ऊंचाई पर हैं, जहां पर माउंटेन है, जो जो प्लेटो है, वहां पर पानी ज्यादा बरसेगा। वो भी बताएंगे आपको कि क्यों वहां पर ज्यादा बरसेगा। तो रिलीफ फीचर्स, अगर मैदानी भाग है कि ऊंचाई वाला भाग है, घाटी है या माउंटेन है, तो ये रिलीफ फीचर्स जरूरी है। और सन की एनर्जी कितना इंसोलेशन हो रहा है, सोलर एनर्जी जिसको आप बोलेंगे इंसोलेशन, कितना टेम्परेचर आता है। अब जैसे कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर झारखंड से पास करती है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक सन की पोजीशन आती, 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सन है। इसका मतलब ये वाला इलाका बहुत ज्यादा गर्म होगा, और ये जोन जितना ज्यादा गर्म होगा उतना लो प्रेशर बनेगा, और लो प्रेशर बनेगा तो वो कहीं ना कहीं से विंड को अट्रैक्ट करेगा समुद्र के किनारे से, और जब अट्रैक्ट करेगा तो वो ह्यूमिडिटी लेकर के आने वाली हवा होगी, और इससे बारिश शुरू हो जाएगा। तो जैसा आपको बता रहे थे कि किसी जगह की जलवायु डिस्टेंस फ्रॉम ओशन भी होता है, कितना दूर है समुद्र से, तो उसका इफेक्ट उसमें दिखेगा आपको। और उस राज्य में वाटर और लैंड रेशियो है, कितना जमीन है और कितना पानी है। सारे पूरे राज्य में जमीन की स्थिति कितनी है और पानी की स्थिति कितनी है, तो उससे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये कॉमन चीजें हैं। इसके अलावा जो दूसरा महत्वपूर्ण चीज है वह है जेट स्ट्रीम का पोजीशन। जो टर्म नए आएंगे उसको हम समझा देंगे। नेक्स्ट है एल नीनो, ये सारे नए टर्म है। नेक्स्ट है दक्षिणी दोलन, साउदर्न ऑसिलेशन। नेक्स्ट है शिफ्टिंग ऑफ आईटीसीजेड, इंट्राट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन का शिफ्टिंग हो जाना। ये सारे फैक्टर झारखंड के मॉनसून पर, हमारे भारत के भी मॉनसून पर प्रभाव डालते हैं।
और भारत का मानसून कमजोर होगा या मजबूत होगा तो झारखंड का भी उस पर असर पड़ेगा। जो नॉर्मल डेट है झारखंड में मानसून के आने का वो 10 जून है। 1 जून को पूरे भारत में है और 10 जून को झारखंड में है। लेकिन ये सारे कुछ नए टर्म्स हमने यहां लिखा है कि जेट स्ट्रीम, तो सिंपल भाषा में समझेंगे। पहले जेट स्ट्रीम को आप ब्रैकेट में लिख लीजिए कि ये अपर एटमॉस्फेरिक विंड है। तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। एल्निनो, ये लिखेंगे कि ये वार्म ओशन करेंट है। ये वार्म ओशन करेंट है। ये पेरू के तट पर बनता है। एल्निनो वार्म ओशन करेंट है। साउदर्न ऑसिलेशन, ये लिखेंगे कि ये पैसिफिक माने प्रशांत महासागर और इंडियन ओशन हिंद महासागर के बीच गर्म पानी का एक्सचेंज होता है। साउदर्न ऑसिलेशन, एक्सचेंज ऑफ वाटर इन बिटवीन इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन, एक्सचेंज होता है। ITCZ लिखेंगे कि ये इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये बेसिकली नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, ये दोनों जहां मिलते हैं, उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन और दक्षिणी पूर्वी व्यापारिक पवन, ये वाला दक्षिणी ये वाला उत्तरी, ये जहां मिलते हैं ये व्यापारिक पवन, उसको ITCZ बोलते हैं। और ये शिफ्टिंग होता है, एक जगह नहीं रहता, ये शिफ्टिंग होता है। ये जहां भी मिलता है वहां पर लो दबाव, लो प्रेशर बन जाएगा। वेरेवर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड मीट्स टुगेदर, अ लो प्रेशर डेवलप देयर। तो इसको अगर आप भारत के नक्शे पर देखना चाहें, जो चीजों को दिखा सके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो कर्क रेखा है, ये जो कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा ये वाला देखिए कर्क रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये झारखंड से क्रॉस कर रहा है। तो सन के पोजीशन के अनुसार हवा जो है, हवा का एक सर्कल है एटमॉस्फेयर में, जो हवाएं नीचे से ऊपर उठ रही हैं वो फिर ऊपर ऊपर जाकर के कहीं जाकर के नीचे गिर रही है। तो ऊपर में जो हवा जैसे एयर, तो एयर इज द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज इंक्लूडिंग वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल, and the movement of air in the horizontal position is known as wind. हवा जब गतिशील हो जाती है तो उसको पवन कहते हैं, हिंदी में विंड कहते हैं। तो नीचे में जिसको आप हवा कह रहे हैं, पवन विंड कह रहे हैं, यही जब ऊपर चला जाता है तो ऊपर में जाने के बाद इसको क्या बोलते हैं, ऊपर जाने में इसको जेट स्ट्रीम बोला जाता है। जेट स्ट्रीम ये तेज गति की है, बताएं, बहुत स्पीड विंड है, जेट एयरवेज जैसा स्पीड, और ये हवाएं ऊपर से नीचे उतरती हैं। जेट वाली क्या होती है, ऊपर से नीचे उतरती है।
So if jet stream comes down from the upper atmosphere, ऐसे वो नीचे उतर रही है, तो जब वो नीचे उतर रही है तो किसी भी वर्षा कराने वाली हवा को ऊपर जाने नहीं देगी। इससे क्या होगा कि बारिश हो नहीं पाएगा, तो पूरे भारत में बारिश नहीं हो पाएगा। झारखंड का तो छोड़ दीजिए, पूरे भारत में नहीं होगा। For the rainfall purpose, it is necessity to move jet stream towards northern side, towards China side. भारत में पानी बरसने के लिए जरूरी है कि जेट स्ट्रीम जो ऊपर से नीचे वाली हवाएं हैं, मतलब आप समझिए कि विंटर सीजन में ऊपर से नीचे उतरने वाली, मतलब ऊपर 10-12 किलोमीटर ऊंचाई से नीचे जो हवा गिर रही है इधर, वो हवा पूरे भारत में ऐसे नीचे की ओर गिर रही है। ये ऊपर वाली हवा ऊपर से नीचे उतर रही है, ये वाली, ये मिडिल इंडिया में नीचे उतर रही है इधर। तो ये जब नीचे उतर रही है तो ये क्या कि पृथ्वी पर जाकर के एक प्रेशर डाली, बाउंसिंग इफेक्ट हुआ, ऐसे नीचे टकराई। तो इस जोन में विंटर सीजन में, इस पूरे जोन में इंक्लूडिंग हमारा झारखंड, यहां पर एक हाई प्रेशर बन गया। ठंडे के मौसम में हाई प्रेशर बन गया, तो अभी बारिश नहीं हो सकता। इसलिए ये ऊपर वाली हवा को पहले जाना पड़ेगा, और ये ऊपर की हवा को कहां जाना होगा? तो ये ऊपर वाली जो हवाएं हैं इसको यहां से मूवमेंट करके इन हवाओं को इधर इस साइड में, इधर चाइना के साइड इधर चला गया, इस साइड। देखिए ये वाली जो हवा है, अब क्यों चला जाएगा? तो जैसे जैसे सन, द पोजिशन ऑफ सन शिफ्टेड नॉर्थवर्ड, जैसे जैसे सूर्य उत्तर की ओर आएगा आफ्टर 21 ऑफ मार्च, 21 मार्च के बाद विषुवत रेखा को क्रॉस करके सन जब उत्तर की ओर आएगा, तो ये जो जेट स्ट्रीम की हवा भारत में है, ये हवाएं अब चाइना की ओर चली जाएंगी, हिमालय के उतना ऊंचाई से। और जब ये हवाएं उधर चल जाएंगी तो ये इलाका क्या होगा? खाली होगा। जब ये इलाका खाली होगा तो ITCZ, ये ITCZ जो है, ये ITCZ ये शिफ्ट होगा। ये अब समर में क्या होगा कि इस रांची जहां पर आपको दिख रहा है, यहां पर ITCZ इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ये पूरे जोन में इंक्लूडिंग रांची, यहां पर ITCZ आ जाएगा। ITCZ क्या है? तो ये लो प्रेशर जोन है जो इक्वेटर के पास होता है। समर सीजन में जैसे जैसे सन आएगा ऊपर, वैसे वैसे ITCZ भी आ जाएगा, यानी कि क्या आ गया? लो प्रेशर आ गया। और जैसे लो प्रेशर आ गया, ये समुद्र की हवाओं को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। सिंपल भाषा में समझना है। और समुद्र की हवाओं को अट्रैक्ट कर रहा है, तो समुद्र की हवाएं क्या लेकर के आ रही है? मॉइस्चर लेकर के आ रही है, और इसी मॉइस्चर से बारिश होगा। तो झारखंड में जो मॉनसून आ रहा है उसका नाम है साउथ वेस्ट मॉनसून। बेसिकली इट इज साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, जो अभी आपको हमने बताया था कि ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है, जो अभी आपको हमने बताया था कि ये
ये वाली जो हवा है, ये हवाएं